सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जैश सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। विश्व समुदाय का जताया आभार। विदेश मंत्रालय ने कहा, आतंकियों और आतंकी समूहों पर शिकंजे के लिए प्रयास जारी रखेगा भारत। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के देशों ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने का किया स्वागत। कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद के खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सदस्य देशों के फैसले का पालन पर जोर। अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान में बदला बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात फोनी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन के लिए ओडिशा के तटीय जिलों में रेड अलर्ट। तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी। 3 दिन के लिए शैक्षिक संस्थान बंद। केंद्र और राज्य की एजेंसियां सतर्क। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की आज फिर बैठक। महाराष्ट्र के लातूर में बालाकोट हवाई हमले से संबंधित बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट। कहा, बयान प्रचार में सशस्त्र बलों का उल्लेख नहीं करने के आयोग के निर्देशों का उल्लंघन नहीं। जनजातीय कानून से संबंधित विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को नोटिस। 48 घंटे में मांगा जवाब। चांद पर लहराएगा भारत का परचम। महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का 9 से 16 जुलाई के बीच होगा प्रक्षेपण। इसरो ने 6 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरने की जताई उम्मीद। GSLV MK3 से भरेगा उड़ान। चंद्रमा की सतह पर मिलने वाले मिनरल्स और अन्य पदार्थों के बारे में भेजेगा डेटा। आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। इससे पहले चीन ने सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव से अपने कदम पीछे खींच लिए, जबकि अब तक वो बार बार अड़ंगा लगा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन ने इस मामले में अपनी आपत्ति वापस ले ली है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके कहा कि इस फैसले में छोटे बड़े सभी साथ आए और मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में आतंकवादी घोषित किया गया। Chairperson of the UN Sanctions Committee, the permanent representative of Indonesia, has informed us that Masood Azhar stands designated as an individual who has been promoting terrorism globally. This is for us a significant outcome because we have been at it for several years. The first effort that we made in this regard was in 2009. More recently, we have been persistent, diligent, and in a subterranean manner making all our efforts towards this goal. That goal stands achieved. I am grateful to the many countries who were supportive of this effort. The designating states, that is USA, UK and France, also several others within the council and outside the council who came forward without any restraints and supported this Indian effort at not tolerating a terrorist. Finally, I'd like to thank the permanent representative of Indonesia who was instrumental in ensuring that the process went smoothly and in accordance with our agreed understandings. All in all, it's been a happy day, a good day for all those who would like to pursue the approach of zero tolerance for terrorism. आतंकी संगठन जैश ने ही पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की पिछले 10 साल में 4 बार कोशिश हो चुकी थी।
भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव सबसे पहले 2009 में मुंबई में हुए 26/11 हमलों के बाद रखा था। फिर 2016 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध परिषद के समक्ष दूसरी बार प्रस्ताव रखा। इन्हीं देशों के समर्थन के साथ भारत ने 2017 में तीसरी बार ये प्रस्ताव रखा और इन सभी मौकों पर चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके ऐसा होने से रोक दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से जैश सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर चीन ने मार्च में भी वीटो लगा दिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई भारत के रुख के मुताबिक है। मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई सूचनाओं के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आतंकियों और आतंकी समूहों पर शिकंजे के लिए प्रयास जारी रखेगा। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के देश के प्रयास सराहनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के एकमत से साझा प्रयास अभिनंदनीय हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ग्लोबल आतंकवादी घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी और संतोष जताया है। जयपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। इस दौरान उन्होंने इसे 125 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का परिणाम बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़ा होने के लिए विश्व समुदाय को देश की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया। अभी अभी अमेरिका से, न्यूयॉर्क से मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि आज यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर खुशी जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा रक्षा मामलों के जानकारों ने भी इसे बड़ी उपलब्धि बताया। There is a big win for India. Yeah, sir is speaking. I'm happy that this has materialized. यह एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में भी हुए आतंकवादी हमले सहित भारत की धरती पर कई बड़ी आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वाले मसूद अजहर और उसके संगठन को उनके द्वारा किए गए अपराधों और गुनाहों की सजा दिलाने में यूनाइटेड नेशंस का यह कदम काफ़ी मददगार सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सरकार के स्तर पर और हमारे डिप्लोमेटिक कोर के लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। मसूद अजहर जो बहुत भारत के अंदर अनेक आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो जिम्मेदार टेररिस्ट है, उनको ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में घोषित करने के भारत के सभी प्रयासों को आज अंत में जाकर सफलता मिली है। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगा कि
ऑन ओपनली और पब्लिकली मसूद अजहर को और जैश मोहम्मद को कोई सपोर्ट कर सके। अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार कुछ कार्रवाई की, मसूद अजहर को कुछ सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर कड़ी सैंक्शन डाल सकती है, जिसमें पाकिस्तान को बहुत भारी कठिनाई सामना करना पड़ेगी। China has been forced to join the rest of the world in declaring Masood Azhar a global terrorist. This is a huge diplomatic victory for India because it's India's pressurization which has yielded results of the variety that it is. China is absolutely on the back foot. It stands totally exposed as an abettor and supporter of terrorism. Under the circumstances, China has now no option but to lift the technical hold or abstain during the resolution. Should China either cancel its technical hold or abstain, in either case, he'll be declared a global terrorist today. संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत दुनिया भर के नेताओं ने आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का स्वागत किया है। मसूद अजहर पर लगे प्रतिबंधों पर खुशी जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य देश फैसले का पालन करते हुए पाकिस्तान स्थित मसूद अजहर की संपत्तियों को जब्त करेंगे, उसे हथियार नहीं बेचेंगे और उसकी यात्रा पर पाबंदी लगाएंगे। पाकिस्तान की सरजमी पर रहकर भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के कदम का अमेरिका ने भी स्वागत किया है। उसने कहा कि अजहर मसूद पर संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और दक्षिण एशिया में सुरक्षा, शांति और स्थिरता लाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी प्रशासन ने उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद अपनी जमीन से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले टेरर ग्रुप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद के सरगना को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव के रास्ते से चीन के हटने का स्वागत किया। उधर चीन ने कहा है कि उसने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से लाए गए प्रस्ताव के संशोधित सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं मिली, जिसके बाद उसने टेक्निकल होल्ड हटाने का फैसला लिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस मामले में पहले ही चीन से बात की थी। वहीं विदेश सचिव विजय गोखले ने भी हाल में चीन की यात्रा की थी और इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। फ्रांस सरकार ने मसूद अजहर को यूएनएससी प्रतिबंध समिति के द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। एक बयान में फ्रांस ने कहा कि फ्रेंच कूटनीति लगातार मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही थी। खासतौर से फरवरी में पुलवामा हमले के बाद फ्रांस ने 15 मार्च को मसूद अजहर के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिबंध लगाया था। ब्रिटिश सरकार ने जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का स्वागत किया है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय ने कहा कि सुरक्षा परिषद का मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है। ब्रिटेन लगातार ये कदम उठाए जाने की मांग कर रहा था और सही नतीजे सुनिश्चित करने के लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये दक्षिण एशिया क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए एक सकारात्मक कदम है। और भारत की इस कूटनीतिक जीत के बाद यह समझना बेहद अहम है कि आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के क्या मायने हैं। एक बार किसी व्यक्ति या संस्थान को सुरक्षा परिषद अगर आतंकवादी घोषित करती है तो यूएन के सभी सदस्य देशों को विशेष प्रकार का घरेलू तंत्र स्थापित करना पड़ता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर लिस्ट को लागू करना शामिल है। इसके तहत वित्त, यात्रा और हथियार समेत सिलसिलेवार तरीके से बैन लगाए जाते हैं और उससे व्यक्ति या संस्थान पर लागू किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था या समूह को यूएन द्वारा आतंकी घोषित किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए जरूरी होगा कि व्यक्ति या समूह के फंड्स, वित्तीय संपत्ति, आर्थिक संस्थानों को फ्रीज किया जाए। व्यक्ति या संस्थान के नाम पर दूसरों की वित्तीय संपत्तियों, संस्थानों, फंड्स आदि को फ्रीज करना। अपनी सरजमी के भीतर नागरिकों या व्यक्तियों या संस्थानों को लिस्टेड व्यक्ति या समूह को वित्तीय मदद करने से रोकना। इसके तहत यूएन द्वारा आतंकी घोषित व्यक्ति किसी भी सदस्य देश में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही इधर उधर घूम सकता है। मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद पाकिस्तान को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक
उनका देश संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत जल्द से जल्द प्रतिबंधों को लागू करेगा। पाकिस्तान के शिकंजा कसने के बाद मसूद अजहर कहीं घूम नहीं सकेगा और उसका आतंकी संगठन बंद हो जाएगा। यही नहीं, स्कूल के नाम पर चल रहे उसके आतंकी अड्डे भी बंद हो जाएंगे। मसूद अजहर ने साल 2000 में जैश ए मोहम्मद की स्थापना की थी। उसके आतंकी संगठन ने भारत में कई आत्मघाती हमले किए। मसूद अजहर पर शिकंजा ऐसे समय में कसा गया है जब लगभग 2.5 महीने पहले उसने आतंकवादी संगठन ने कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमला किया था। और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, मसूद अजहर को अब आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। ये भारत के लिए अब कितना अहम है और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में कितनी बड़ी सफलता है? देखिए, भारत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जितने समय से 2009 से ही लगातार भारत इस बात पर दबाव बना रहा था पूरी दुनिया के सामने कि मसूद अजहर को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। हालांकि उसके संगठन जो जैश ए मोहम्मद है उसको घोषित किया जा चुका था, लेकिन उसका जो मुखिया है, उसका जो सरगना है मसूद अजहर अलवी को नहीं घोषित किया जा रहा था। इसके पीछे राजनीति थी। एक तो क्षेत्रीय राजनीति थी, चीन के साथ हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वह एक आड़े आ रही थी, और पाकिस्तान अपना जो भी डिप्लोमेटिक कैपिटल है उसको हमारे खिलाफ यूज कर रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अभी आतंकवाद पर लगता है कि पूरी तरह सहमति नहीं बनी थी। लेकिन उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि सभी देशों में, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन तक में हर जगह पे आतंकवादी हमले लगातार किसी न किसी रूप में होते रहे। और अभी जो सबसे बड़ी घटना हुई श्रीलंका में, वहाँ बड़ी आतंकवादी घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद अब स्थिति यह आ गई थी कि चीन को आर पार की लड़ाई लड़नी थी। या तो चीन आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है, दुनिया के साथ है, या नहीं तो अलग थलग रहे, पाकिस्तान के साथ मिलकर रहे। तो ऐसी स्थिति में विजय गोखले गए थे, और विजय गोखले ने चीन के जो नेता हैं उन लोगों को समझाया, उनके अधिकारियों को समझाया कि इस क्षेत्र में पूरा विकास जो है, और न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में भारत और चीन माने जाते हैं कि विकास के इंजन है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके इंजन है। और अगर उनके भीतर आतंकवाद के मामले पे इस तरह की प्रतिस्पर्धा और इस तरह का मतभेद बना रहा तो विश्व की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। इसके बाद लगातार भारत की बातचीत होती रही। उसके बाद सुरक्षा परिषद में भी चीन को समय दिया गया कि 1 मई तक आप अपना रुख स्पष्ट करें, और नहीं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पर खुली बहस होगी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इस पर बहस करने के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। और उस बहस में अगर चीन वीटो लगाता है तो निश्चित तौर पर समझा जाएगा कि चीन आतंकवाद के साथ है, और अगर चीन वीटो नहीं लगाता है तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया का जो बहुमत है वह आतंकवाद के खिलाफ है। तो इन सारी परिस्थितियों को मिलाकर अगर देखें तो भारत ने ये पूरी दुनिया को और एक तरीके से अपने साथ ले लिया कि आतंकवाद के मामले पे अब कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे किसी भी कारण से कोई आतंकवादी हरकतें करता हो। तो ये पृष्ठभूमि बनी, और इस पृष्ठभूमि में कहें कि भारत ने आतंकवाद के मामले में एक बहुत बड़ी विजय हासिल की है। इसके बाद एक कम्प्रहेंसिव कन्वेंशन भारत ने अभी प्रस्ताव रखा हुआ है पूरी दुनिया में, एक कम्प्रहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म के लिए, उसको पारित करने की बात है। मुझे लगता है कि उस पर भी अब दुनिया में सहमति बनेगी। उस पर भी कई राजनीतिक कारणों से अड़ंगे डाले जा रहे थे, लेकिन अगर कहें कि आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में भारत दुनिया का एक नेता बनकर उभरा है। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस बातचीत के लिए और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान में बदला, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात फोनी ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ओडिशा के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है और 3 दिन के लिए शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियां सतर्क हैं। इस बीच राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की आज फिर बैठक होनी है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फोनी प्रचंड होकर तेजी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। तूफान फोनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें ओडिशा पहुंच चुकी हैं। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। जो रेस्क्यू करने के लिए काफ़ी सारे सामान है, उसमें से आस्कालाइट है, रबर बोट है, ओबीएम है, चेनसॉ है, बुलेट चेनसॉ है, और स्ट्रेचर है, फर्स्ट एड इक्विपमेंट है, और बिल्डिंग रेस्क्यू करने के लिए भी इक्विपमेंट है। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने राहत और बचाव के लिए अपने जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैयार रखा है।
सेना और वायुसेना की टुकड़ियों को भी तैयार रहने को कहा गया है। ईस्टर्न नेवल कमांड जो विशाखापट्टनम में है वो तैयार हैं और मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स एंड जो लेने चाहिए ऑल हैव बीन टेकन and in coordination with the state government of Andhra Pradesh and Orissa we are ready for the cyclone. तूफान फौनी का सबसे ज्यादा असर ओडिशा में होने की आशंका है। इसे देखते हुए जाजपुर, भद्रक, गंजाम, गजपति, खोर्धा, पुरी और जगत सिंहपुर जिलों में 850 से ज्यादा राहत शिविर तैयार किए गए हैं। कच्चे घरों और तटीय निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। Our first priority now has been to ensure evacuation of the people living in the low-lying areas and in the vulnerable areas on the coast and in other places, identify them and shift them to the cyclone shelters. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान शुक्रवार दोपहर बाद गोपालपुर और चंदबली के पास ओडिशा तट को पार करेगा। इस दौरान 175 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तेज हवाएं चलेंगी और इसके आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल पहुंचने का अनुमान है। हालांकि 2 मई से ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न उतरने की चेतावनी दी गई है। And 680 kilometers southwest of Puri, and it is very likely to move northwestward during next 12 hours, and then it is likely to recurve towards northeastwards and likely to cross the Odisha coast between Gopalpur and Chandbali south of Puri around 3rd May afternoon with maximum sustained surface wind speed 175 to 185 km/h. निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में फौनी से पीड़ित इलाकों में चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों में राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को एहतियातन और राहत कार्यों में मदद के लिए पहले ही 1086 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि जारी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अरुणा ठाकुर। अरुणा, अगर देखें तो जो फनी तूफान है वो दक्षिण पूर्व और बंगाल के दक्षिण पश्चिमी खाड़ी से जो सटे इलाके हैं, इस पूरे इलाके के लिए आने वाले खासकर 36 घंटे बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। तमाम तैयारियों के बारे में अभी हम बात भी कर रहे हैं। क्या माना जाए, किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है और कितना पुख्ता तैयारी है फिलहाल इसका सामना करने के लिए? देखिए प्रीति, हम लगातार आईएमडी साइंटिस्ट से जुड़े हुए हैं। उनकी जो बुलेटिन है जो 3 घंटे में जारी की जाती है उस पर भी नज़र बनाए रखे हुए हैं। पुख्ता तैयारी, आप यही मान के चलिए कि सरकार ने अपनी तरफ से पहले ही 5 राज्यों के लिए 1086 करोड़ दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो जो बताई जा रही है वो 41 टीम आंध्र प्रदेश में तैनात हो चुकी है, ओडिशा में 28 बताई जा रही है और पश्चिम बंगाल में 5 टीमें पहले से तैनात हैं। और जैसे कि बताया जा रहा है कि उड़ीसा की तरफ ये पहले से हिट करेगा, जो चांदबली और गोपालपुर है और दक्षिणी पुरी है उसको हिट करेगा। तो ये देखते हुए कि जो पुरी इलाका, वो आप सभी जानते हैं कि जो ये है वो टूरिस्ट एरिया है, तो सबसे पहले लोकल गाइड और टूरिस्ट को पहले ही बोल दिया गया है जो इवैक्यूएशन है या तो आना जाना रोक दें, अगर बहुत ज़रूरी है उसी पर ध्यान दें। और जितनी भी जो रेल सर्विसेज हैं वो भी कैंसिल हुई हैं। इन जो भी गंभीर ऐसे अलर्ट इलाके हैं उस तरफ इस तरीके की बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, सभी को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया। एनडीआरएफ, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल और दमकल सेवाओं को भी सैन्य प्रशासन की सहायता के लिए संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। पुख्ता तौर पर तैयारी है। आने वाले कुछ घंटे काफी गंभीर साबित हो सकते हैं। फिलहाल आइए इस खबर के बाद अब बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं से वोट बालाकोट हवाई हमले के नायकों और पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चुनाव प्रचार में सशस्त्र बलों का उल्लेख नहीं करने के उसके निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। लातूर में प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि परामर्शों आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप मामले का विस्तार से परीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में चुनावी सभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी विवादित टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। इस अवधि में जवाब नहीं देने की सूरत में आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज झारखंड और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले झारखंड के सिमडेगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग सीट पर 6 मई को 5वें चरण में वोट डाले जाने हैं। राहुल गांधी झारखंड के बाद राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मध्य प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ब्यावरा में जनसभा करेंगे, मंदसौर क्षेत्र के नीमच में और देवास क्षेत्र के सीहोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर 6ठे चरण में 12 मई को मतदान होगा। मंदसौर और देवास में 7वें और आखिरी चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। देश के महत्वाकांक्षी दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच होगा। भारतीय यान अब 6 सितंबर को चांद की धरती पर कदम रखेगा। इसरो ने बुधवार को इसकी घोषणा की। चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर होंगे। GSLV Mark 3 चंद्रयान को धरती की कक्षा में स्थापित करेगा, जिसके बाद उसे चांद की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 के पहुंचने के बाद लैंडर निकलकर चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बात खेलों की। अपूर्वी चंदेला विश्व निशानेबाजी रैंकिंग में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। अपूर्वी ने इस साल फरवरी में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 252.9 अंकों के साथ स्वर्ण जीता था और इसके साथ वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कोटा भी हासिल करने में सफल रही। भारत की ही अंजुम मुदगिल 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दूसरे नंबर पर हैं। अंजुम मुदगिल ने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में मिक्स टीम में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के श्रीनगर बारामूला हिस्से पर आम यातायात से पाबंदी पूरी तरह हटा ली है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के काफिलों की आवाजाही की सुगमता के लिए पिछले महीने यह पाबंदी लगाई गई थी। इस मार्ग से आम यातायात की आवाजाही पर अब पाबंदी नहीं होगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।